नमस्कार, स्वागत, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। आज पूरे भारतवासियों को बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज हम आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क बन गए हैं। यानी भारत ने 73 सालों में पहली बार चीन को पछाड़ दिया है आबादी के लिहाज से, और हम सबसे ताकतवर मुल्क आज़ादी के हिसाब से, आबादी के हिसाब से बन गए हैं। और ये आंकड़ा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA की एक रिपोर्ट में आया है। आंकड़ों के मुताबिक अब भारत चीन की तुलना में 2.9 मिलियन अधिक लोगों के साथ दुनिया का सबसे जनसंख्या वाला देश बन गया है। UNFPA कि द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 में ये खुलासा हुआ है, जिसका शीर्षक 8 बिलियन लाइव्स इनफिनिट पब्लिसिटीज़ है। द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस की रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तकरीबन 73 साल के बाद भारत की जनसंख्या चीन से आगे निकल गई है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के मीडिया सलाहकार अन्ना जेफरीज ने बताया कि यह सच है, लेकिन स्पष्ट नहीं है कि भारत ने चीन को इस आबादी के लिहाज से कब पछाड़ा या कब पीछे छोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या कोष के मुताबिक भारत में अब चीन की तुलना में तकरीबन 29 लाख लोग ज़्यादा हैं और देश की आबादी 140 करोड़ से आगे निकल गई है। भारत की जनसंख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। इस पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नए आंकड़ों ने मुहर लगा दी है। ये पहली बार है जब भारत की जनसंख्या 1950 के बाद चीन से आगे निकल गई है। 2022 में चीन की जनसंख्या में 8.5 लाख लोगों की कमी आई थी। 1961 के बाद पहली बार इस तरीके की गिरावट चीन में दर्ज की गई, यानी चीन की आबादी एक तरफ कम हो रही है और भारत की आबादी साल दर साल कभी 5.5%, कभी 0.8%, इस तरह लगातार बढ़ती रही है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा के मामले में भारत से बेहतर स्थिति में है। यानी कि जो आप जिंदगी से अपेक्षा रखते हैं उस मामले में चीन की स्थिति बेहतर है और भारतीयों के मुकाबले चीनी लंबा जीवन जीते हैं। चीन में महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जो जीवन में हम एक्सपेक्ट करते हैं, यानी उम्मीद करते हैं, यानी जो जीवन है वो लगभग यहाँ की जो चीन की जीवित रहने की आयु है महिलाओं की वो 82 और पुरुषों की 76 वर्ष है। वहीं भारत में महिलाओं के लिए 74 वर्ष ये औसत है और पुरुषों के लिए 71 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आबादी 75%, भारत की माफ़ कीजिएगा 25% आबादी 0 से 14 वर्ष की है। इसी तरीके से 10 से 19 साल तक की आयु के 18% लोग यहाँ रहते हैं। 10 से 24 साल तक के लोग यहाँ 26% हैं और 15 से 64 साल तक के लोग यहाँ अगर देखा जाए तो 68% हैं और 65% से ऊपर लोग यानी साल माफ़ कीजिएगा 65 साल से ऊपर केवल मात्र यहाँ पर 7% लोग ही हैं। अगर चीन की बात करें तो वहाँ 65 वर्ष की आयु से ज़्यादा लगभग 20 करोड़ लोग हो गए हैं, यानी बड़ी संख्या है यहाँ। यानी कि चीन में वृद्धों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। चीन की 17% आबादी 0 से 14 आयु वर्ग में है। चीन में 10 से 19 साल तक की आयु के जो लोग हैं वो केवल 12% हैं। 10 से 24 साल आयु के जो लोग हैं वो 18% हैं और 15 से 64 साल तक आयु वर्ग के लोग 69% हैं और 65 वर्ष से ऊपर के लोग वहाँ 14% हैं। भारत में ये संख्या 7% है, जबकि वहाँ 14%, यानी 2 गुने का अंतर है। या यूँ कहें कि भारत चीन के मुकाबले ज़्यादा नौजवानों वाला देश है। और इसी तरीके से कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आबादी के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश भी बनने के करीब है, अगर अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखा जाए, जो कि पूरे यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका की आबादी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो
ये आबादी, बार बार आबादी का जिक्र होता है और एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक भारत की आबादी 166.80 करोड़ हो जाएगी, ऐसा आंकड़ा है। जबकि चीन की आबादी घटकर 131.70 करोड़ रह जाएगी। UNFPA में इंडिया के प्रतिनिधि ने कहा कि अब दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है। हम भारत के 1.4 अरब लोगों को 1.4 मौकों के रूप में देखा जाना चाहिए, हम उसे देखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत एक शक्तिशाली देश है। शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, आर्थिक विकास के मामले में हम लगातार प्रगति कर रहे हैं। ये सारे आंकड़े हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये रिपोर्ट बहुत सारी बातें कहती है और जनसंख्या को लेकर हमारे देश में बीच बीच में अलग तरीके की जंग छिड़ जाती है। अचानक एक दल और एक दल विशेष के लोग या एक विचारधारा के लोग ये कहने लगते हैं ये फला वर्ग की, फला जाति की, फला धर्म के लोगों की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही, सावधान हो जाओ। जबकि हकीकत ये है कि इधर हाल के वर्षों में जिस तरीके से शुरुआत में आबादी बढ़ी थी भारत की, अब धीरे धीरे वो डाउन हो रही है। लेकिन आज हम सवाल मंथन में यही लेकर आए हैं कि ये आबादी, विश्व में हम आबादी के लिहाज से सबसे ताकतवर मुल्क बन गए हैं, लेकिन क्या हमारे पास संसाधन है? क्या क्षेत्रफल है? हम क्या सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हमारी जो युवा आबादी है उसका हम प्रयोग कर पा रहे हैं? क्या आज बहुत सारे मुद्दे थे हमारे पास और पिछले एक हफ्ते से मीडिया में छाया हुआ अतीक का मुद्दा भी हमारे पास था। लेकिन हमें चूंकि चिंता देश की है और हमने आज ये जो तमगा हमें मिला है, क्योंकि हमारी आबादी युवा है और हम इसे अवसरों में कैसे तब्दील करें, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। तो आज हम जनसंख्या में जो नंबर 1 हो गए हैं दुनिया में, हम उस पर आज सवाल उठा रहे हैं कि ये जनसंख्या अभिशाप है या वरदान है। आबादी अभिशाप या वरदान, इसको लेकर बहुत वर्षों से ये चर्चा चलती रही है और बार बार ये दलील दी जाती रही है कि हमारी जो जनसंख्या है, वो हमारे लोग जो हैं वो युवा हैं और चीन बूढ़ा हो रहा है। वहाँ बुज़ुर्गों की तादाद ज़्यादा है। वहाँ स्थितियाँ ये हैं कि लोग अब बुजुर्गों की देख रेख करना युवाओं के लिए बड़ा मुश्किल काम हो पा रहा है। बहुत मुश्किलें आ रही हैं क्योंकि वहाँ कमाने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। शारीरिक पेंशनर की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी यूँ कहें कि जो रिटायर्ड लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। चीन में जब तेज़ी से जनसंख्या बढ़ी तो उस वक्त वहाँ की सरकार ने एक कानून लगा दिया कि एक से ज़्यादा बच्चा अगर हुआ तो उसे हम दंडित करेंगे। धीरे धीरे आबादी वहाँ कंट्रोल में आई और कम भी होती गई। एक अनुमान जो हमने बताया कि 2050 तक वहाँ की आबादी 131 करोड़ के लगभग आकर टिक जाएगी। अब वहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि अगर इसी तरीके से वहाँ जनसंख्या, इसी धीमी गति से जनसंख्या वृद्धि हुई, ये जनसंख्या वहाँ धीरे धीरे लोग पैदा हुए, कम पैदा हुए, बच्चे कम पैदा हुए, तो उनके पास एक समय संकट आएगा कि एक तरीके से देश के ज़्यादातर लोग बूढ़े होंगे, नौजवान पीढ़ी तैयार नहीं होगी। भविष्य का चीन इस संकट से जूझेगा। एक रिपोर्ट मैं आज इस कार्यक्रम में आने से पहले पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि चीन के तमाम विश्वविद्यालय, तमाम महाविद्यालय, वहाँ की सरकार ने एक निर्देश दिए हैं कि वहाँ जो पढ़ने वाले युवक युवतियों को एक स्प्रिंग वेकेशन में भेजा जाए ताकि वो आपस में मेल मिलाप करें और भविष्य में विवाह के बंधन में बंध कर चीन की जो युवा जनसंख्या
या चीन की जो जनसंख्या घट रही है, कम हो रही, जिससे चीन चिंतित है, उसमें अपना वो योगदान करें। अजब स्थिति, एक तरफ लोग जनसंख्या से पीड़ित, वो चीन भी पीड़ित रहा, अब जनसंख्या बच्चे पैदा ना होने से पीड़ित। भारत में तमाम भगवाधारी नेता, तमाम पीठाधीश्वर, मठाधीश, महंत बार बार इस बात को कहते रहे हैं कि हिंदुओं 5 बच्चे पैदा करो, 6 बच्चे पैदा करो। वो उनका अपना एंगल है, वो धार्मिक एंगल, वोट का एंगल, राजनीति का एंगल लाते हैं। लेकिन आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये जनसंख्या वरदान है या अभिशाप है, हमारा देश किस ओर जाएगा। मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ा है, कुछ लोग और जुड़ेंगे। मैंने आज कोई इसीलिए पॉलिटिकल व्यक्ति को नहीं बुलाया है कि तू मैं शुरू हो जाती किसी बड़े गंभीर विषय पर। हमारे साथ इस देश के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, संपादक और जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मसलों पर तीखे स्तंभ और लेख लिखने वाले आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार भदौरिया जी आपका वक्त देने के लिए। इसी तरीके से आर्थिक मामलों को समझने वाले अनिमेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिमेश कुमार जी एक अपनी वेबसाइट चलाते हैं infuru.pi.com करके। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। विशाल मिश्रा भारत तिब्बत मैत्री संघ के प्रांतीय अध्यक्ष हैं और युवा हैं। बहुत स्वागत विशाल जी, बहुत धन्यवाद। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत, बहुत आभार। आज दर्शक ये कह सकते हैं कि कौन सा नीरस विषय लेकर आ गए दुर्गेन चौहान। आज तो आपको ये लाना चाहिए था कि भाई अतीक की बेगम कहाँ है, बमबाज कहाँ है, दगाबाज कहाँ है। ये पिछले एक हफ्ते से राष्ट्रीय मीडिया का विमर्श है। इसके अलावा कोई खबर आज तक हमने देखी नहीं एक हफ्ते के दौरान राष्ट्रीय मीडिया में। और ये खबर तो मुझे लगता है कि ब्रेकिंग चलाकर निकल गए सभी राष्ट्रीय मीडिया के बड़े धुरंधर लोग। ये विषय नहीं है चिंता का किसी को। ठीक है, कोई ना कोई चिंता करेगा। हम और आप सब इस विषय पर चर्चा जरूर कर सकते हैं। करना तो सरकारों को है, नीति निर्धारण सरकारों को करता है। आलोक जी, भारत के बारे में यह खबर आपने भी सुबह ही पढ़ ली होगी और इस पर हम आज मंथन लेकर आए हैं कि हम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे शक्तिशाली मुल्क बन गए हैं। आलोक जी। दुर्गेन जी धन्यवाद। मुझे आपके पहले शब्द पे ही आपत्ति है कि जनसंख्या के हिसाब से हम सबसे शक्तिशाली बन गए। शक्तिशाली नहीं बने। शक्तिशाली तो तब बनते जब हम हंगर इंडेक्स में हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती, पर कैपिटा इनकम में हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती, तब मैं जरूर मानता कि हम शक्तिशाली बने। दरअसल एक ऐसा है ना कि किसी भी देश के विकास के लिए, किसी भी देश की आबादी के विकास के लिए 3 चीजों का बड़ा महत्व होता है। जैसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में भी बात करते हैं, एक शिक्षा का होता है, एक स्वास्थ्य होता है, 2 चीजें बहुत है, और एक पर कैपिटा इनकम। उससे भी हम लोग अंदाज लगाते हैं कि देश कहाँ तरक्की कर रहा है और कितना पहुंच रहा है। हाँ, लेकिन इधर विमर्श हमारा बदल चुका है। हमारा जो सार्वजनिक विमर्श है पिछले कुछ सालों में, वो ये हो गया कि हमने तो इतने यूनिकॉर्न बना दिए। अच्छा, यूनिकॉर्न उनको कहते हैं जो $1 अरब की उनकी जो कैपेक्स हो जाता है। वो बात सही, इतने हमने निश्चित तौर पर बनाए। हम इस मामले में हम ये भी कहेंगे कि हम तीसरे नंबर दुनिया में, अमेरिका चाइना के बाद हमारा नंबर आता है। लेकिन एक तरफ दूसरा सच भी तो है। दूसरा सच ये है कि मैं अभी उस पर नहीं जाता कि कितने यूनिकॉर्न बंद हो गए या कितने स्टार्टअप बंद हो गए। मैं इस पे नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाना चाहता मैं, क्योंकि बिजनेस का एक ऐसा होता है कि कुछ चीजें चलती हैं, कुछ चीजें नहीं चल पाती। कई बार फाइनेंस की दिक्कत आती है, कई बार वो ढंग से उसके बिजनेस मॉड्यूल पे वर्किंग नहीं होती है। कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से स्टार्टअप बंद होते हैं। मैं उस पर नहीं जाता, मैं उस पर जाता हूं अब मेल नरिशमेंट में आप कहाँ खड़े हो।
तो अब सवाल ये है कि आप पहली मर्तबा आप क्या सुनना चाहते हैं? आप खुशफहमी सुनना चाहते हैं तो वो भी सुन लीजिए, आप जैसा जो सुनना चाहते हैं। अगर हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स पे अगर बात करना चाहते हैं तो उसमें ही बात कर सकते हैं। 2022 में हम कहाँ थे? 107वें नंबर पर थे देशों में। और मैं आपको बताऊं 2014 में कहाँ थे? 2014 में हमारा नंबर था 55, 120 देशों में। और आज हम कहाँ खड़े हैं? आज हमें 107 नंबर पे। ये हम बात कर रहे हैं हंगर इंडेक्स की। पॉवर्टी इंडेक्स की आप बात करें तो जो 23 करोड़ का फिगर है 2022 में, दुनिया का सबसे बड़ा फिगर है। एक आप तरफ बात करते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, तो वहां हम ये भी कहेंगे कि इसका एक दूसरा पहलू यह है कि 23 करोड़ लोग, वो भी संख्या बड़ी हो जाती है जब देश की आबादी बड़ी है। तो 23 करोड़ लोग आपके पॉवर्टी इंडेक्स में आप कहाँ पे हैं? अब थोड़ा सा अगर और हम आगे चले, मेल नरिश में, कुपोषण जिसको हम कहते हैं, कुपोषण में भी हम दुनिया में सबसे बड़े हैं। हमको इस पे भी बात करनी चाहिए। कुपोषण में कहा है? हमारी 14.37% आबादी, यानी 194.4 मिलियन लोग हमारे कुपोषण है, कुपोषित हैं, कुपोषण के शिकार। दूसरी तरफ हमारे पास अगर आप ऑक्सफैम की अगर आप रिपोर्ट जाते हैं तो इसमें हमारे पास अरबपति कितने, अरबपति हमारे बढ़ गए, कितने बढ़ गए? अब 2020 में 106 थे और 2 साल के बाद 2022 में ये हो गए 166। अच्छी खासी वृद्धि है। अब इसको आप किस तरीके से देखना चाहते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड है, बात सही है। एक युवा है, बात सही है। तो कितनी बेरोजगारी है, हमको इस पे भी बात कर लेनी चाहिए। अब सवाल है कि हम जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है निश्चित तौर पे होता है, लेकिन हम उसका फायदा उठाने में हम असफल हैं, ये हम कहना चाहेंगे। इसलिए हम कहना चाहेंगे असफल रहे। चाइना ने इसका फायदा उठाया। चाइना के जब इस तरफ बढ़ा, जब उसकी आबादी बढ़ी और इस तरफ जब वो नंबर 1 का जब उसने तबका लिया, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी वो ग्लोबल फैक्ट्री बन चुका था। सबसे बड़ी उसकी जो एक जो चेन होती है ना, लॉजिस्टिक चेन होती है, उसमें वो भागीदारी है। लेकिन हम उस चेन में भागीदारी हम अपनी नहीं बना पाए। इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि जो हमारा जो एक एक्सपोर्ट का जो रहता है या जो आईटी एनेबल्ड जो रहता है, उसमें एक एक सेकंड्स का महत्व है, एक एक मिनट का, एक एक घंटे का महत्व है कि हम अपने जो ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें हमारी भागीदारी की क्या पोजीशन है। ये चीज हमको देखने वाली बात होगी। तो सिर्फ आबादी के आधार पर खुश होना ठीक है, आप खुश हो लीजिए, लेकिन आबादी के साथ में कुछ समस्याएं भी मिलती हैं, उसको हमको देखना पड़ेगा। कि हमारे पास एक और सवाल है, मैं कहूंगा उसके बाद सेकंड फेज में मैं जाऊंगा। मैं कहूंगा कि एक हम लोगों में नीतियों की एक निरंतरता का एक अभाव। हम अगर वर्ल्ड का सबसे बड़ा अगर एफडीआई की बात करते हैं, तो हम लोग अगर अमेजोन की बात करें, वॉलमार्ट की बात करें, तो हमने किया क्या उसके बाद? अंततः हमने खेल के नियम बदल डाले। हम हर चीज में यही करते हैं, हम हर चीज में यही करते हैं। हमको यही नहीं पता क्या होता है कि अगर हम दुनिया में अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अगर इकोनॉमी नहीं बनाएंगे तो इसका लाभ सब तक नहीं पहुंच पाएगा। अभी हम विशुद्ध तौर पर एक तो कैपिटलिज्म पर हम लोग चले गए थे, और इधर कुछ सालों में तो हम क्रोनिक कैपिटलिज्म पर चले गए हैं। कैपिटलिज्म का मतलब यही है कि कुछ एक समृद्ध होंगे तो वो समृद्धि रिस रिस कर नीचे तक पहुंचेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाएगी। और हम कितने समृद्ध हुए हैं, नीतियों का क्या इसका है, इसका हमको ये भी देखना पड़ेगा। हम कॉर्पोरेट टैक्स में एक बार हम 1 लाख करोड़ से ऊपर की ज्यादा हम उनको हर साल की हमको चपत लगती है। हमने उसको कॉर्पोरेट की टैक्स की छूट ये सब मिलाकर हमने 1,74,000 करोड़ रुपए दे दी कॉर्पोरेट टैक्स में छूट। लेकिन उसका अंततः हुआ क्या? हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास विलफुल डिफॉल्टर्स की संख्या कितनी थी, कितनी बढ़ गई। मैं एक अभी आपको इसका एक आंकड़ा देता हूँ छोटा सा, फिर मैं आपको अपनी बात खत्म कर रहा हूँ सेकंड पेज के। एक विलफुल डिफॉल्टर का आंकड़ा आपके पास पहुंचना चाहिए, अगर आपके पाठक बड़े जागरूक हैं। मैंने एक चीज ये भी महसूस कर ली है जी वो, तो विलफुल डिफॉल्टर मैं चलिए मैं आपको सेकंड फेज में निकाल दूंगा। इस समय मेरे को वो मिल नहीं रहा है। वो ठीक है। मैं अविनेश जी के पास जाऊंगा। आलोक जी ने बहुत सारी बातें कही और आलोक जी कह रहे हैं कि जो मैंने कहा ना कि आज हम आबादी के लिहाज से नंबर 1 हो गए, आलोक जी कह रहे हैं कि मुझे एतराज है। भाई ये दौर ही ऐसा है, ये दौर ही विश्वगुरु बनने का है। अगर आबादी बढ़ी तो खुश होना पड़ेगा आलोक जी, इसमें भी हम विश्वगुरु बन गए, आगे बढ़ गए। क्योंकि हमारे पास जो आप कह रहे हैं ना कि वो डिविडेंड है, एक डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, एक हमारे पास एक एज है कि हमारी जो आबादी युवा है वो कमा रही है, चीन के लोग बूढ़े हो रहे हैं। लेकिन जो मुद्दे आपने उठाए, अगर आबादी बढ़ी है तो उन मुद्दों पर भी बात
किए बिना कुछ हो ही नहीं सकता, उसका लाभ हो नहीं सकता। आपने कहा कि चीन ग्लोबल फैक्ट्री बनी, जाहिर सी बात है, तो इसीलिए उसका डंका बजा। अविनेश जी, आप इसे किस तरह देखते हैं? अभिशाप, वरदान या कुछ और आप शुरू करें इससे पहले मैं परिचय करा दूं, संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, विश्लेषक हैं, बहुत सारे मामलों को ये विश्लेषित करते रहते हैं। संजय जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। अविनेश जी। थैंक यू दुर्गेन जी। सबसे पहले तो मैं इस चीज के लिए बधाई देता हूं कि इन्फ्लेशन वाली जो आपने लास्ट टॉपिक करी थी, और उस समय भी आलोक जी थे वहां पे, और मुझे याद आ रहा है उनकी पॉइंट्स बड़े अच्छे थे, और उसी को आपने कंटिन्यूटी में जो लिंक दिया है ये पॉपुलेशन का, ये दोनों बड़ा अच्छा जोड़ मेल खाती है, और ये चर्चा आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पिक किया है। और आलोक जी की मैं बहुत सारी बातों को पिछली बार भी सुना था इन्फ्लेशन वाले में सर, और इस बार भी मैं इनके पॉइंट देख रहा हूँ, तो बड़ा नजरिया इनका अच्छा, डिफरेंट और रूट लेवल का होता है। सो पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो पॉइंट्स इन्होंने कही आबादी में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पॉपुलेशन में वो इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी आबादी एक्सपेंशन हो कैसी रही है, मतलब किस प्रकार की आबादी बढ़ रही है। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ, और जो दर्शकों के लिए इजीली समझ आए, इसे हम डिपेंडेंसी रेशियो कहते हैं। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा, क्योंकि मैं फाइनेंशियल साइड हूं, और हम लोग जिस नंबर पे खेलते हैं या जिन नंबर्स पे अपने निवेश करते हैं या निवेश की सलाह देते हैं लोगों को, तो वहां पे हम कंट्री में या जब भी बेटिंग करते हैं कि किस कंट्री में जाना है, किस कंट्री में नहीं जाना है, तो डिपेंडेंसी रेशियो कहते हैं। मैंने क्यों आबादी और इसको एक साथ जोड़ा? अभी पूरे दुनिया का डिपेंडेंसी रेशियो एवरेज 60% है। डिपेंडेंसी रेशियो एक बड़ा सिंपल शब्द में आलोक जी ने अभी बताया कि 0 to 14, या आपने शायद, हाँ आपने जिक्र किया कि आबादी 0 to 14 में इतने लोग हैं, 65 प्लस इतने हैं, तो 0 से 14 उम्र वाले लोगों को एक तरफ डिपेंडेंट कहते हैं, और 65 प्लस वाले लोगों को भी डिपेंडेंट कहते हैं। जो बीच के होते हैं उन्हें हम प्रोडक्टिव लेबर फोर्स कहते हैं। तो जो ये प्रोडक्टिव पार्ट है 15 से 64 वाला, ये भारत का दुनिया के मुकाबले काफी अच्छा रेशियो है, मतलब बहुत कम है वो, और इन टर्म्स ऑफ जितना हायर होगा उतना अच्छा है, और इन डिपेंडेंसी रेशियो कम है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक परिवार को देखते हैं कि एक छोटा फैमिली है, एक गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, उसमें मान लो उनके 15 बच्चे हैं, 15 बच्चे में से एक लायक, और वो लायक बच्चा ही पूरा घर चला रहा है, तो ये तो अभिशाप है, उसके 15 बच्चा होना ही अभिशाप है जी। लेकिन उसके परिवार में 15 बच्चे हैं लेकिन 15 लायक हैं, तो बहुत ही बड़ा वरदान है। तो अभिशाप और वरदान में ये जो आलोक जी ने पॉइंट बोली कि आपकी आबादी का मिक्सचर कैसा है और किस तरफ डिक्लिनेशन है और किस तरफ राइज है, इस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अभी के लिए मैं कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगा ताकि हम लोग को ये समझ आए कि हमारे लिए अभिशाप है या एक्चुअली में वरदान है जी। लकीली हम जिस जगह बैठे हैं अभी, वर्ल्ड की डिपेंडेंसी रेशियो से हम बेटर हैं, यानी हमारे यहाँ प्रोडक्टिव एज पार्ट 15 से 64 वाला ज्यादा है। सो ये एक लक है और ये एक मोमेंट है, ये हमेशा नहीं रहेगा। लेकिन इसके घाटे क्या है? फिर से आ जाए 15 बच्चों वाले परिवार में। 15 बच्चे वाले परिवार में एक बच्चा बहुत तेज और वो कमा के घर को चला रहा है, बाकी बच्चे समाज के लिए क्या बन जाएंगे? सस्ते लेबर, यानी कि कोई रिक्शा चलाएगा तो कोई ऑटो चलाएगा या कोई कुछ भी ऐसा काम करेगा जो चीपली हो, क्योंकि वो बेचारा नहीं कर सकता है। तो देश में ऐसा नहीं है कि आबादी बढ़ते ही देश के लिए एकदम सब चमकदार हो गई। देश के लिए पहला पॉजिटिव पॉइंट होता है आपको चीपर लेबर मिल जाता है, क्योंकि वो लेबर इतने ज्यादा लोग होंगे, सब नई आईआईटी इंजीनियर बन जाएंगे, सब डॉक्टर नहीं बन जाएंगे, सब साइंटिस्ट नहीं बन जाएंगे, ऑब्वियसली एक बड़ा तकबा आपको, तो यह लेबर फोर्स की सप्लाई मिलती है आपको। तो दैट इज वन ऑन अ पॉजिटिव साइड। सेकेंड पॉजिटिव साइड इज कंजम्पशन। आपके लिए कंज्यूम करना है, सबको तेल, कंघी, चावल खाना चाहिए और कंजम्पशन हो जाता है, तो दैट इज ऑल्सो गुड फॉर कंपनीज जो धंधा करती हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती हैं। लेकिन घाटे की बात कहाँ हो जाती है कि अगर हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, अगर सब कुछ खा जाएंगे, जो बनाएंगे वही खा जाएंगे, तो हमारे रुपए की जो कीमत है, यानी हमारे प्रोडक्ट की जो एक्सेप्टेंस वैल्यू है, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे और हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैलेंस हमेशा गड़बड़ रहेगा। जैसे हम तेल निर्यात कर रहे हैं लेकिन हम बाकी सब चीजें खा जाते हैं, इतनी बड़ी आबादी है कि हम बेच ही नहीं पाते हैं बाहर। तो जो बना रहे हैं अपने लिए बना रहे हैं, और हम बना रहे हैं यानी हम ही बढ़ाएंगे दाम, हम ही महंगाई बढ़ाएंगे और हम ही खाएंगे। तो नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है।
तो फिलहाल मैं इस चर्चा की शुरुआत करते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हाँ, इट्स अ गुड टॉपिक टू टॉक एंड वी कैन टॉक अबाउट लॉट अदर थिंग्स। हम इस पे बात कर सकते हैं कि क्या अच्छी है क्या बुरी है। फिलहाल अभी डिपेंडेंसी रेशियो से ये एक अच्छी अच्छी खबर है और हमारा रेशियो इज गुड, प्रोडक्टिव लेवल ज्यादा। नहीं, निश्चित तौर पर बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात अविनेश जी ने कही। वास्तव में जिसकी बात कर रहे हैं ना कि प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिव लोग हैं, यानी कि 15 से 64 साल तक के लोग, वो तकरीबन 68% है हमारे यहाँ। तो इसका मतलब ये है कि मामला काफ़ी कुछ ठीक है, लेकिन बाकी देशों में ये स्थिति नहीं है। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं इस विषय के। ये विषय थोड़ा गूढ़ है, ये चटपटा विषय नहीं है, इसमें उस तरह का करंट और मज़ा नहीं आने वाला है, लेकिन ये देश का बहुत ही बेस मसला है, क्योंकि सारा कुछ जो चलना है वो पहले यही बात बार बार हो रही है। राजनीतिक दल अपने चुनावी फायदे के लिए बात कर रहे हैं कि भाई जाति गणना करो, जनगणना करो, जब पता चल जाएगा तो उसी अनुसार फिर योजनाएं बनेंगी। वो कुछ उसी से जुड़ा मसला है कि देश की योजनाएं कैसे बनेंगी, कैसे अपनी फोर्स को, जो आपके पास उपलब्ध लोग हैं उनको कैसे हम लगाएंगे, कैसे फ़ायदा उठाएंगे। आलोक जी ने कहा कि चीन ने अच्छा फ़ायदा उठाया। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद बहुत सारे इस तरह के सवाल जो अन्य एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हैं उनसे करेंगे। आबादी के लिहाज से हम दुनिया के सबसे बड़े मुल्क बन गए हैं, लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। ब्रेक से पहले दो एक्सपर्ट ने अलग अलग तरीके से विश्लेषण किया और लगभग, लेकिन लबोलबाब दोनों एक्सपर्ट्स का लगभग मेल खा रहा था। डेटा को एनालाइज करने वाले एनालिस्ट विश्लेषक संजय सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मैं संजय जी के पास जाऊंगा। संजय जी, जनसंख्या का पूरा मसला आपने अभी थोड़ा बहुत उसका कुछ अंश आपने, जो एक्सपर्ट्स ने हमारे कहा, विशेषज्ञों ने, उसको आपने सुना। जब डेटा को एनालाइज करते हैं, ठीक है, हमारे पास एक बहुत बड़ी आबादी की एक ताकत है, लेकिन आलोक जी और अन्य लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई इसका यूटिलाइजेशन जितना चीन ने किया हमने नहीं किया, इसके और भी क्या आयाम हो सकते हैं, वो जरा दर्शकों के सामने रखिए और उन्हें बताइए। धन्यवाद चौहान जी। मैं सबसे पहले तो मैं आपको इसलिए बधाई देना चाहूंगा कि आप इतने समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं जो देश में, जो कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन वो लोगों की प्राथमिकताएं नहीं है। लेकिन आपकी मीडिया हाउस को मैं प्रणाम करता हूं कि आप उन पे ध्यान देते हैं। बहुत ही बेहतरीन अभी आलोक भदौरिया जी ने जो समझाया। मैं एक विश्लेषक हूं, तो विश्लेषक होने के नाते और जो दुनिया की समझ है और भारत की समझ है, भारत के पक्ष में मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगा कि वर्तमान में जो एक सबसे अच्छी बात है कि भारत इस समय दुनिया का सबसे नौजवान देश है। मुझसे पहले के वक्ताओं ने भी कहा, और सबसे नौजवान देश होने के नाते ये एक संभावना होती है कि जहां पे यंग ब्लड ज्यादा है तो लोग ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, और 2050 तक ये परिस्थिति रहेगी कि हम दुनिया के सबसे यंग कंट्री के रूप में जाने जाएंगे। एक अवसर है, लेकिन चुनौती जो हमारे सामने एक बड़ी है कि आबादी का एक जो बड़ा हिस्सा, जिसको हम 15 से 64 या कहें या 15 से 60 कहें, ये जो एक आबादी का हिस्सा है, अगर ये बेरोजगार होगा, इसके एसेंशियल राइट्स नहीं होंगे, इनको बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तो निश्चित तौर से हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत की आबादी बढ़ के हम आज दुनिया के सबसे बड़े देश हो गए हैं। मैं पूरा आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूं कि हम सब जानते हैं कि संसाधनों की दृष्टि से ब्राजील जैसा देश हमसे आबादी की दृष्टि में हमसे 5 गुना नीचे है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि में हमसे 5 गुना बड़ा है जी। ऐसे तमाम सारी चीजों, हमारा जो बेसिकली क्या है, जो हम सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है।
प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर स्ट्रेस बढ़ रहा है। हमारे सामने जो बड़ी चुनौती आने वाली है, मैं इस चर्चा में यहाँ पे बताना चाहूंगा कि वो हमारे सामने जो चुनौती है वो है पानी की। जो जिस तरह से ये डिबेट जल पे नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से दुनिया में हम सबसे ज्यादा पानी का उत्खनन करने वाले देश हैं, भूगर्भीय जल पे हमारी अंडरग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंसी ज्यादा है, और एग्रीकल्चर में भी हमें प्रोडक्शन, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी का पेट भरना है तो हमें प्रोडक्शन चाहिए ही चाहिए होगा। तो प्रोडक्शन देने के लिए हमें खेती में भी पानी चाहिए, पीने के लिए भी पानी चाहिए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये दबाव जो प्राकृतिक संसाधनों पे पड़ेगा, उसका असर सबसे ज्यादा हमें आम जो एक तरह से कमजोर तबका है उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई देगा। एक दूसरा, महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि महंगाई का जो पूरा मामला है वो एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, और वो जिस तरह से ये बड़ी चर्चा है, जिस दिन आप महंगाई पे रखेंगे उस दिन हम तमाम सारे आंकड़े रखेंगे। अब कोई भी सरकार, ये वैश्विक जो महंगाई है इसका असर निश्चित तौर से बहुत ज्यादा होगा। महंगाई को कम करने के लिए कुछ काम भी होंगे। अभी जैसे आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि मैं किसान के साथ कभी कभी चर्चा होती है और तमाम सारी चीजों पे। सरसों का तेल पिछले दिनों बहुत महंगा था, भारत सरकार ने इतना ज्यादा पाम ऑयल आयात किया कि इस साल ये हालत है कि सरसों के व्यापारी और सरसों का मार्केट, पूरे देश में इस बार बम्पर सरसों का उत्पादन हुआ, और उत्पादन होने के बाद में मार्केट इतना डाउन हो गया। तो ये जो इस तरह की परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां हमें इस तरह से बताती हैं कि हम चीजें करेंगे और लोग सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। तो चुनौतियां हमारे सामने बहुत हैं। दूसरी तरफ जनसंख्या के दबाव के कारण लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी चुनौती होगी हमारे सामने, क्योंकि हम संगठित क्षेत्र में रोजगार, हम 4% कुल हमारे पास अवसर है, वो भी हम तमाम सारी चीजों के बाद घटाए हैं। असंगठित क्षेत्र के रोजगार के अवसर भी घट रहे हैं, क्योंकि बहुत ही मैकेनाइज पूरा एक सिस्टम आ रहा है, और उसके कारण निश्चित तौर से अवसर घटेंगे। दूसरी तरफ ये महंगाई बढ़ने के कारण और तमाम सारी चीजें, क्योंकि लोगों के पास जो घरों में कामकाजी लोगों के लिए भी अवसर घट रहे हैं। यहाँ तक आप ये देखिएगा कि जितने भी लोग मेट और सर्वेंट्स या ड्राइवर्स रखने की तरफ है, इस डेटा का अगर एक एनालिसिस किया जाए, हाल के दिनों में लोगों की इतनी महंगाई हुई कि उसके बाद लोगों ने उनके जगह कटौती कर रहे हैं। तो ये जो कटौती का सिलसिला है वो बढ़ रहा है। इससे क्या है, बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ने से क्या होगा कि और भी तमाम तरह की जो चुनौतियां हैं वो हमारे सामने हैं। यद्यपि हम मानते हैं कि हमारे कई बहुत ही अच्छे अवसर हैं कि जीडीपी में हम ये कर रहे हैं और हम दुनिया के सामने टिके हुए हैं। निश्चित तौर से भारत एक बहुत बड़ा बाजार के रूप में तो दुनिया के सामने स्थापित हो गया। दुनिया की बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स आएंगे यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग का बहुत सारे, कल जैसे आपको पता होगा कि एप्पल ने कहा कि अब हम भारत में ही अपना बहुत बड़ा प्लांट लगाएंगे और यहीं पे अपने फोन और ये सब चीजें बनाएंगे और सप्लाई यहाँ करेंगे, इससे सस्ता होगा, निश्चित तौर से सस्ता होगा, रोजगार घटेंगे। लेकिन ये सब जो चीजें हैं, ये आप ये मान के चलिएगा कितना टेक्नोलॉजिकल वो है कि उससे हम रोजगार नहीं मिलेंगे, बल्कि वो एक बाजार देख के, बाजार के अवसरों को तलाशने के लिए हमारे पास आने की तरफ आएंगे। और दूसरी तरफ हमारे प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर दबाव बढ़ाएगा, और दबाव बढ़ने के साथ साथ जो एक और बड़ी समस्या आने वाली है, वो मैं एक आखिरी बात कह के कि क्लाइमेट चेंज हमारे सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन का जो बढ़ता असर है, आज आप देख रहे हैं कि हीट वेव किस तरह से रोज येलो अलर्ट करना पड़ रहा है। बरसात इस साल आप देखिएगा, अगर फरवरी के बाद से मार्च और अप्रैल तक हर दूसरे दिन तीसरे दिन कभी बादल होते हैं, कहीं ओले होते हैं, कहीं कुछ होते हैं, एलिनो ईयर है, ड्राउट की सिचुएशन हमें पहले दिख रही। तो ये जो नेचुरल कैलामिटी का दौर है, ये हमारे लिए और संकट पैदा करेगा, और ऐसे में हम ये बुनियादी सुविधाएं और लोगों को एक अच्छा सुशासन दे पाए, ये सरकारों के लिए आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती है। अभी भारत के सामने मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा कि भदौरिया साहब को, कि जिस तरह से उन्होंने तथ्यात्मक ढंग से रखा कि हम बहुत एक बड़े बाजार के रूप में तो देखे जा रहे हैं, लेकिन हंगर इंडेक्स में, कुपोषण के इंडेक्स में, बेरोजगारी के इंडेक्स में हमारी हालत खराब होती जा रही है। और खराब बात को जब लोग आंकड़ों के साथ रखने की कोशिश करते हैं तो कई बार
सच जो है वो बहुत कड़वा लगता है, लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं कि आप निश्चित तौर से भारत की संपूर्ण जो एक तरह से भारत के देश के बारे में आप ये बदनामी कर रहे हैं देश की, कि ऐसे हो रहा वैसे हो हाँ। रहा। लेकिन जो बुनियादी तत्व हैं, आज आप देखें कि निश्चित तौर से जो एक तबका है समाज का, जो सबसे निर्धनतम तबका है, उसके रोजगार के अवसर घट रहे हैं, उसके ऊपर महंगाई का असर ठीक ज्यादा बात। है, और महंगाई के असर होने के कारण उनके जो एक तरह से जीवन जीने का तरीका है वो भी कठिन होता चला जा रहा है। हेल्थ में अभी आपको देखना पड़ेगा कि हेल्थ, जब हमारे पास आबादी इतनी बढ़ रही तो हमें हेल्थ सुविधाओं का जो एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देना पड़ेगा। चुनौतियां बहुत हैं, इसका मतलब संजय जी जिस तरीके से आप बता रहे हैं बहुत सारी चुनौतियां हैं। आपने कुछ नई चुनौतियां बता दी, पानी की जंग है, महंगाई की जंग है, रोजगार की जंग है। 4% संगठित रोजगार ही हैं, बाकी असंगठित क्षेत्र में धीरे करके बहुत अवसर कम होते जा रहे हैं, मशीनें जगह ले रही हैं। हम लोग खुश हो रहे हैं जिस एप्पल की बात कर रहे हैं। मैं कल देख रहा था राष्ट्रीय मीडिया में, ऐसा लग रहा था कि वाह, लग रहा सेंटा क्लॉज आ गया और बिल्कुल सेंटा क्लॉज ने जगह जगह बिल्कुल बांट दी रेवड़ियाँ, पूरा भारत प्रसन्न हो गया। ऐसा लग रहा था, हमने तो फील किया करे क्या आ गया, ये कौन सी चीज़ है एप्पल भाई। हमें लगा कुछ 2-4 फ़ोन हमारे भी घर में आ गए, इतना मैं भी खुश हो गया। लेकिन आज जब ये बातें बता रहे हैं आप, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे अवसर जाने वाले हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। जलवायु परिवर्तन ही बहुत बड़ी समस्या है, और सबसे बड़ी समस्या इस देश में ये है कि अगर आप बोलेंगे तो मुकदमा लिख जाएगा आपके खिलाफ। सबसे बड़ी समस्या अब ये हो गई है। विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं, युवा हैं, भारत तिब्बत मैत्री संघ के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, और तमाम युवाओं के बीच जाते रहते हैं, यात्राएं होती रहती हैं। और एक अलग तरीके के मैत्री संघों से जुड़े लोग, उनका एक मिजाज अलग होता है, वो अलग तरीके से देश को देखते हैं, दुनिया को देखते हैं। विशाल भाई, इस जनसंख्या को आप किस तरह देख रहे हैं? सर, अभी आपने मेरे आने जाने और ट्रैवल करने की बात कही। मैं कल ही ट्रैवल कर रहा था, दिल्ली से वापस लखनऊ की तरफ आ रहा था। मेरी बगल की सीट पे एक लड़का बैठा हुआ था, वो 6,500 रुपए प्रतिमाह पे नौकरी करता था जालंधर। 6,500 रुपए, ना उसको खाना मिलता था, ना उसको रहने की जगह मिलती थी। 6,500 रुपए में एक व्यक्ति को जो पैसा मिल रहा है, वो इसी 15 से 64 साल की उम्र के जो लोग हैं, जिसके हम बड़ा गुमान करते हैं कि हम युवा हैं, वो उसी कैटेगरी में से था। पहली बात, वो जो युवा है जिसपे हम बड़ा फक्र कर रहे हैं, तो हमारे पास एक ही फक्र का पॉइंट है बढ़ती आबादी में कि हम युवा देश हैं। हम ये कब तक युवा रहेंगे, या इस युवा लेवल को मेंटेन करने के लिए हमें क्या आबादी और बढ़ानी पड़ेगी? कितनी आबादी बढ़ाएंगे? हाँ, चीन बढ़ा रहा है, चीन बढ़ा रहा है। चीन में अभी जैसा मैंने बताया कि वहाँ कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में कहा गया एक स्प्रिंग वैकेशन देते हैं कि जाओ भाई, लड़की लड़के लोग मिलें, आपस में शादी करें और आबादी बढ़ाएं। इस तरीके का वो कर रहे हैं। और यहाँ जो बात है कि 2050 तक ही हम रहेंगे, जैसा भी एक्सपर्ट कह रहे हैं, युवा, उसके बाद फिर हम बूढ़े होंगे। कंटिन्यू करिए अपनी बात विशाल। फिर हम क्या करेंगे उनका? हम गोली मार देंगे? या चीन तो हमसे 3 गुना बड़ा है ना, अमेरिका हमसे 3 गुना बड़ा है। और क्या ज्यादा बड़ी जनसंख्या ही आपके अर्थव्यवस्था को डिस्ट्राइब करती है? इजराइल की आप बात नहीं करेंगे, आप और छोटे देशों की बात नहीं करेंगे, आप ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं करेंगे। हम कहाँ हैं? हम सिर्फ बातें कर रहे हैं एक बेवजह। हम खुश हैं कि हमारी जनसंख्या बढ़ गई है, हम युवा हैं। और किस बात की? हमारा EWS सेक्शन ही सबसे ज्यादा युवा है, जिसके पास काम नहीं है, जो स्किल्ड नहीं है, जिसके पास एक वक्त की रोटी जुटाना बहुत मुश्किल काम है। अभी जैसा एक सर ने बताया कि परिवार में 15 लोग हैं, एक कमा रहा है, 14 क्या, वो 14 युवा है लेकिन बेकार है, उनका होना ना होना बराबर है। हम कब अपने को स्किल्ड करेंगे? और ये कोई लॉजिक नहीं है कि आपकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो आप बहुत शक्तिशाली हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है। जनसंख्या बढ़ाना और बढ़ना सिर्फ हमारा नुकसान है। हम जिसको झेल रहे हैं, कोरोना आया, हमारे पास बेड्स नहीं होते थे, ऑक्सीजन नहीं होती थी, हमने उस चीज को झेला। पानी हम गंदा पी रहे हैं, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ती जा रही है, लोगों में कैंसर हो रहा है। हम किस बात पे फक्र कर रहे हैं? मुझे तो लगता है कि ये एक बढ़ती जनसंख्या सिर्फ हमारे लिए अभिशाप है, और बहुत गहरा अभिशाप है। मैं इसको किसी धर्म से नहीं जोड़ूंगा। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो हिंदू परिवार से आते हैं, जिनके घर में 8-8 बच्चे हैं। मैं ऐसे मुस्लिम लोगों को भी जानता हूँ जिनके घर में 8 बच्चे हैं। तो पढ़े लिखे लोग क्या 2-2 बच्चे भी हैं, 1-1 बच्चे भी हैं? ये कोई जातिगत नहीं, ये सीधा हमारी सोच पे हमला करता है। मैं 2004 में स्टूडेंट था, तब ये क्या कहते हैं, धर्म आधारित जनगणना की बात हुई थी। मैं ऐसे पढ़े लिखे लोगों से मिला था जिनके पास बेवजह की बातें थी। कोई कांग्रेस को कोसता था, कोई किसी को कोसता था। उसी समय एक बड़ा हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया कि आइए आप भी बच्चे पैदा करिए, जनसंख्या बढ़ाइए।
क्यों? क्योंकि हमें खतरा है। हमें खतरा नहीं है, हमें जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कानून लाना है। आप भाजपा सरकार से हम लोग उम्मीद करते हुए कानून लाएगी, इसके लिए किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए। और जो पढ़े लिखे लोग इस चीज को समझेंगे, जो नहीं समझ रहा है वो ऐसा पढ़ा लिखा तबका हो सकता है जिससे डिग्री हासिल कर ली, और हमारे देश में डिग्री हासिल करना बहुत बड़ा काम नहीं है, आराम से मिल जाती है। और उन लोगों को जोड़ घटाना भी नहीं आता जो ग्रेजुएशन कर लेते हैं। उस आदमी से हम उम्मीद नहीं कर सकते वो समझेगा जनसंख्या के क्या नुकसान है। मेरे घर में काफी ऐसे लोग काम करते हैं जो बैचलर हैं, वो आज भी गाड़ी साफ करने का काम करते हैं या मेरे घर में आके बर्तन साफ करने का काम करते हैं। मैं उनसे क्या उम्मीद करूं जो पानी बहाते रहते हैं, मैं उनको क्या समझाऊं बैठ के? तो जो ईट, और अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि हमारे देश में जो अरबपतियों की संख्या है वो करीब 125 से 250 की 50 का आंकड़ा है। जनसंख्या किस लेवल पे बढ़ी है? करोड़ों में। हम किस बात पे खुश हो रहे हैं? अगर कोई खुश हो रहा है तो मुझे लगता है वो बेवकूफी है। मेरा इतना कहना, बाकी मेरे जितने आप इससे पहले जितने भी वरिष्ठ लोग हैं वो काफी सारी बातें कह चुके हैं। हमें जनसंख्या वृद्धि से सिर्फ नुकसान है, सिर्फ नुकसान और सिर्फ नुकसान। ठीक बात है आलोक जी। विशाल जी ने बहुत महत्वपूर्ण और खरी खरी बातें कही कि भाई अब खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब मेरी भी खुशी थोड़ी कम हो गई है। जो जितनी उत्साह के साथ में मैं आया था इस डिबेट में, अब डिबेट अंतिम चरण में जाते जाते मैं निराश तो नहीं हूँ, लेकिन खुशी कम हो गई है कि हम उसके अवसर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत अन्य तरह की चीज़ें, अरबपतियों की बातें हुई। अब इतने पन्नों में इतनी बातें आप लोगों ने कह दी कि हमने इतना लिख लिया कि हम खुद ही नहीं पढ़ पा रहे हैं कि है क्या मामला। आलोक जी, जो जनसंख्या को रोकने का काम जिन लोगों का था, इमरजेंसी के दौरान हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो कहा जाता था कि नसबंदी गाँवों में हम लोग रहते थे, तो बाकायदे जब कोई गाड़ी आती थी तो महिलाएं पुरुषों को घर के अंदर ताले में बंद कर देती थी कि कहीं उठा न ले जाएं और नसबंदी न कर दें। वो खौफ भी हमने अपनी आंखों से देखा है। तमाम छोटे बच्चों की भी नसबंदी हो जाया करती थी। लेकिन आज हम सोचते हैं, मैं किसी इमरजेंसी या किसी इस तरह की हरकत का समर्थन नहीं करता, लेकिन लगता है कि अगर इस तरीके के सख्त प्रयास नहीं होते तो आज क्या स्थिति होती। आलोक जी। दुर्गेन जी, आप अपनी खुशी बरकरार रखिए, इसलिए बिल्कुल मत आप निराश होइए। जनसंख्या का एक अलग है, लेकिन एक सच में इसमें और जोड़ना चाहूंगा। दरअसल एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है TFR, होती है टोटल फर्टिलिटी रेट। तो भारत की जो TFR है वो है 2.1। 2.1 का मतलब ये होता है कि ये रिप्लेसमेंट के लेवल पे है, यानी आपकी जितनी आबादी है वो उतनी यथावत रहेगी। 2.1 का मतलब वो बढ़ेगी नहीं, मतलब जितने बच्चे जन्म लेंगे तो उसी के अनुपात में मरते भी हैं। तो वो 2.1 का मतलब एक स्टेबल आपकी आबादी रहे, पहला। दूसरा, अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात ये कही कि जनसंख्या 10 और 15 बच्चे, इनकी भी बात करी, सारी बातें। इसमें मैं केवल 2 चीजों को जोड़ना चाहूंगा। पहला, एक जो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जो एक गलतफहमी है हमको उस पर भी बात करनी चाहिए। अब जैसे ये माना जाता है कि मुस्लिम्स के बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसके लिए हम सोचते हैं यार एक ही हम राज्य उठाते हैं, वो उठाते हैं जम्मू एंड कश्मीर। अब तो खैर जम्मू कश्मीर का तो वो तो अलग अलग हो गया, वो यूनियन टेरिटरी हो गई। मैं आप विभाजित 2019 से पहले के जम्मू कश्मीर की मैं बात करना चाहता हूँ। तो उस समय हमारा जो TFR था जम्मू कश्मीर का था वो था 1.56, यानी 2.1 जो होना चाहिए उससे भी कम था। इसका मतलब कि ये अवधारणा कि केवल मुस्लिम्स के ही बच्चे ज्यादा होते हैं वो ठीक नहीं है। अब अगर इसका एक दूसरा पहलू पे आ जाइए, आप आ जाइए कि जहां पर जो अशिक्षा का स्तर, आर्थिक स्तर, वहां जब आपकी कमतरी होती है वहां आपके बच्चे ज्यादा होते हैं। आ जाइए बिहार पे, आ जाइए बिहार का हमारा TFR ज्यादा है, 2.3 से को भी पार कर जाता है। उत्तर प्रदेश ने प्रगति की है पिछले कुछ सालों में, निश्चित तौर पे पिछले कुछ सालों में नहीं, दशक में प्रगति की है, निश्चित तौर पे की है, मैं इससे सहमत हूं। लेकिन अभी भी वो 2.2 पे है, 2.1 पे नहीं आया है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितनी आबादी हमारी अशिक्षित है, या कितनी आबादी हमारी आर्थिक तौर पे समृद्ध नहीं है, शिक्षा का स्तर नहीं है, स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जब आप निजी क्षेत्र के हवाले जब आप कर देंगे, क्योंकि $बिलियन का ये बाजार है, वो आपने निजी क्षेत्र के हवाले कर दिया। तो आप देखिए जब नवजात जो पैदा होता है ना, भारत की 2 सबसे बड़ी समस्याएं जो आबादी की, जो मुझे समझ में आती हैं, मेरा जो अध्ययन है उसके मुताबिक, पहला कि आपके जो बच्चे पैदा होते हैं क्या वो जीवित रह पाएंगे,
क्या उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उतनी मिल पाएंगी समय पर? पहला। दूसरा, 1 से 5 साल तक के बच्चों की जो डेथ होती है वो कितनी है प्रतिशत हमारे में? काफी है। आईएमआर और हम एमएमआर दोनों की हम बात करते हैं। जी। तो अगर हम स्वास्थ्य सुविधाएं अगर बेहतर कर लेंगे, शिक्षा का स्तर अगर थोड़ा हम सब जगह पहुंचा दें, तो आप ये निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आबादी तो कम होती होती है। इसका एक उदाहरण हम केरल पे भी चले जा सकते हैं। केरल में भी देखिए आपको लिटरेसी के मामले में पूरे भारत में केरल सबसे अच्छा है। तो केरल में तो आपका टीएफआर बहुत कम। तो आबादी बढ़ने का असली कारण अच्छा ये है आलोक जी, कि एक उसको छोटा सा जातिगत। प्रश्न है, उसका जवाब दे दीजिए, चूंकि अब वक्त अपने अंतिम सोपान की तरफ बढ़ रहा है ये कार्यक्रम। ये राजनीति को कितना जिम्मेदार मानते हैं, नेताओं को, पॉलिटिकल लोगों को, सरकारों को कितना जिम्मेदार मानते हैं इन सब चीज़ों के लिए कि वो योजनाएं नहीं बना पाए, आबादी रोक नहीं पाए, या इस तरह का कोई कानून आना चाहिए आलोक जी क्या? नहीं, आबादी, मैं इस कानून के बिल्कुल हिमायती हूँ। कानून तो बहुत सारे बन गए। तो 302 भी आपने बना रखा है हत्या वाला में, तो क्या हत्याएं बंद हो गई देश भर में? आपने डॉरी का भी बहुत बड़ा कानून बना रखा है, आपने निर्भया पे भी बहुत सारे कानून बना रखे हैं। क्या खत्म हो गए? कानून से कोई चीज नहीं खत्म होती। आपको बुनियादी विकास पर आपको काम करना होगा। और ये जो भटकाव है ना, तो ज्यादा बच्चे पैदा करो, ये इस तरीके के भटकाव से आपको दूर रहना होगा। और कभी भी कोई मुहिम, आपने संजय गांधी का भी उदाहरण दिया, इमरजेंसी के दौरान का उदाहरण दिया, चीज अच्छी थी। आप इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल उठा सकते हैं, तो जीएसटी पर आप उठा सकते हैं। तो मैं इस पे जाता ही नहीं। सवाल यह कि जब तक आप बुनियादी सुविधाएं नहीं मुहैया कराएंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक तौर पे जब आप बेहतरी के मौके नहीं उपलब्ध कराएंगे, तो बच्चे ज्यादा होंगे। बाकी सब भटकाव है, मुख्य मुद्दे से बिल्कुल भटकाव है, इससे बचा जाना चाहिए। ठीक बात है। मैं अभिनेश जी के पास जाऊंगा। अभिनेश जी, आलोक जी ने कहा कि भाई कानून इससे काम नहीं चलेगा, कानून तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मूल चीज़ उन्होंने बताई कि भाई विकास, सारी चीज़ें इस तरीके की होनी चाहिए, और इसका जो जनसंख्या का यूटिलाइजेशन अच्छा होना चाहिए, रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आप एक एक्सपर्ट के नाते, आर्थिक और मार्केट एक्सपर्ट के नाते क्या सोचते हैं? बहुत संक्षिप्त टिप्पणी में चाहूँगा। अनम्यूट करिए। हाँ, अगर क्विकली इस पे कमेंट करें तो यस, हम लोग तो अभी इसको पॉजिटिव न्यूज़ की तरह देख रहे हैं, और काफी इसका पॉजिटिव आउटपुट सोच के ही है। हम भी हर्षित हैं इस बात से। लेकिन चैलेंजेस को नज़रअंदाज नहीं करते हुए हम उसको देख रहे हैं कि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बढ़ रहा है, सड़कें बढ़ रही हैं, रोड बढ़ रही हैं। ऑन अ पॉजिटिव साइड हम सोच रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट जो थोड़ी अलर्ट हो, थोड़ा वो, हम लोग तो बहुत लोअर लेवल पे हैं, हम उनको क्या एडवाइस दें, लेकिन जो एक्टिविटीज आसपास हो रही हैं उसको अगर हम देखें तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं हो रही है इस वक्त। सब देशों को होती है, समय लगता है, लेकिन जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ हो रही है तो वो हमारे उस टेंशन को कवर कर सकती है। पानी का जहाँ तक बात है, ऑब्वियसली उसके बाद जल योजनाएं और वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं, वो कितनी सक्सेसफुल हो भगवान जाने। बट हाँ, हर दिशा को छू दिया गया है, और इस आबादी के टेंशन से मुझे नहीं लगता कि सरकार निश्चिंत बैठी है। देयर आर पीपल हु आर वर्किंग ऑन इट, और चीजें हो रही। हाँ, लेकिन अभी खुश होना ठीक है, लाजमी है, और हमारे लिए ये एक बड़ा बाजार। चलिए, कम से कम एक व्यक्ति हमारे साथ मिला तो। और अंत में आलोक जी ने भी कहा कि आप दुखी मत होइए, आप खुशी रहिए। विशाल के पास मैं जाऊंगा। एक त्वरित टिप्पणी विशाल की, कि एक युवा होने के नाते युवाओं की क्या भूमिका है इसमें कोई? विशाल। बहुत भूमिका है। थोड़ा वो रील बनाने से किनारे हटे और वो समझे कि देश किस तरफ जा रहा है। वो रील बनाए, जिस तरीके से बना रहा है, उन गरीबों की रील बनाए और दिखाए कि जब एक घर में 5 बच्चे होते हैं तो जो घर में कम अनाज होता है वो बराबर बट नहीं पाता है, पेट भर नहीं पाता है, लोग कुपोषित रह जाते हैं, उनके अगल बगल के बच्चे। लेकिन हमारा युवा भी रील बना रहा है देश में, वो रील बनाता रहेगा, और ये बहुत चिंता का विषय है। मुझे नहीं लगता कि, और आपने बात यही कि हम अच्छा कुछ होने का समय है, हम मेरे से पहले के जो स्पीकर थे, बट सर हम बाजार हैं क्या? हम क्या सामान खरीदने के लिए बने हैं? हमें सामान बेचना है दूसरे देशों को। हमें खरीदार मत बनाइए, हमें डंपिंग ग्राउंड मत बनाइए, हमें थोड़ा सा विकसित होने दीजिए। ऐप्स ला के हमारे युवा को बर्बाद किया जा रहा है, हम बर्बाद हो रहा, अभी और कुछ नहीं हो रहा सर इस देश में। ठीक बात है, ठीक बात। खुश हो सकते, खुश हो लीजिए, मैं खुश नहीं। विशाल अंतिम समय तक खुश नहीं होंगे, ठीक है, वो उनका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, निजी अधिकार है। मैं संजय सिंह के पास जाऊंगा। फाइनल कमेंट बहुत कम शब्दों में, संजय सिंह।
अनम्यूट करिए संजय जी। पूरी चर्चा के बाद मुझे जो लग रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण, जहां पे ये चर्चा जिस निष्कर्ष पे आपने इतने महत्वपूर्ण ढंग से इसको एंकर किया और जहां पहुंचाया, मुझे लगता है कि आबादी के बढ़ते दबाव के कारण पॉलिसीज के लेवल पे अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। ये कह देना कि जो अभी चल रहा है वो ठीक है, नहीं। इसमें 3 चीजें हैं। एक तो गवर्नेंस के स्तर पे सरकार को बहुत संजीदगी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर गवर्नेंस ठीक होगा तो निश्चित तौर से लोगों का जो हक है वो उन तक पहुंचेगा। दूसरी बड़ी एक और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। और तीसरा जो है वो हेल्थ सर्विसेज बहुत ठीक से लेने आनी पड़ेंगी। और इन सबको अगर हम लिंक करें तो यूरोप के देश और दुनिया के देशों की तरह हमको सोशल सिक्योरिटी की तरफ, सोशल सिक्योरिटी कैसे हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं या उन्हें एहसास करा सकते हैं, ये कुछ महत्वपूर्ण सुझाव मेरे तरफ से हैं इस पूरी सी बढ़ती आबादी के दबाव को ध्यान में रखते हुए काम करने के। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत शुक्रिया अविनेश जी, बहुत शुक्रिया संजय जी, विशाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। मंथन में आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हम लेकर आए थे। चटपटा नहीं था, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ विषय है। जनसंख्या में के मामले में हम नंबर 1 हो गए, हमने चीन को पछाड़ दिया। हमारे खुश होने के लिए हो सकता है, लेकिन जब देश खुश कैसे रहेगा? हम जब एफर्ट करेंगे, तमाम चीज़ों को ठीक करेंगे जो हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा है, और इसमें एजुकेशन